कर्नाटक सीएम के नाम पर सस्पेंस बढ़ा। दिल्ली में जमे दोनों दावेदार, आज हो सकता है फैसला। सिद्धरमैया का नाम लगभग फाइनल। जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अंतरिम रोक के खिलाफ बिहार सरकार की है याचिका, पटना हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक। 10 दिन के अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में भाषण देंगे। राहुल के दौरे पर बीजेपी की नजर। मणिपुर में काबू में हालात, इंटरनेट पर बैन 5 दिन के लिए बढ़ा। बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ कई जिलों में कर्फ्यू जारी। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीम आज पहुंचेगी वाराणसी। काशी विश्वनाथ की व्यवस्था का करेंगे अध्ययन। योगी मॉडल के मुरीद हुए कई प्रदेश। और राजधानी दिल्ली में बिगड़ा मौसम का मिजाज। राजस्थान से चली धूल भरी हवाओं ने बिगाड़ा मौसम। दिल्ली में 1000 मीटर तक रह गई विजिबिलिटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धरमैया अब कर्नाटक के सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज हो सकता है कर्नाटक के सीएम का ऐलान। तो कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, इसके बाद से चिंतन और मंथन इस बात को लेकर कि सीएम पद का दावेदार कौन होगा, और सिद्धरमैया का नाम का ऐलान हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तो कर्नाटक के सीएम बन सकते हैं और आज हो सकता है इस बात का ऐलान। तो ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लगातार डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया सीएम की रेस में आगे चल रहे थे और आला कमान ने सिद्धरमैया के नाम का ऐलान किया है। तो आज हो सकता है कर्नाटक के सीएम का ऐलान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए हुए 4 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हो सकता है आज ये तस्वीर साफ हो जाए, तो कर्नाटक के सीएम का ऐलान हो जाए। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर जो मिल रही है, सिद्धरमैया को कर्नाटक का सीएम बनाया जा सकता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी रेस से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी और जल्द ही कर्नाटक के सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा। सिद्धरमैया का नाम सबसे पहले और सामने आ रहा है। हालांकि डीके शिव कुमार भी इस रेस में अपने आप को पीछे नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कर्नाटक का सीएम बनाया जा सकता है, सीएम का ऐलान किया जा सकता है, सिद्धरमैया को बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, क्योंकि अंदर खाने से जो खबर मिल पा रही है, मीडिया रिपोर्ट्स का जो दावा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, डीके शिव कुमार 3 और सिद्धा 2 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर भी राजी नहीं है, जबकि उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के कई बड़े मामले दर्ज हैं। और इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि आपराधिक मामलों की वजह से डीके शिव कुमार शायद सीएम पद की रेस से बाहर हो जाएंगे। लगातार इन कर्नाटक के सीएम को लेकर चिंतन और मंथन। आज इस बात का ऐलान हो सकता है, कर्नाटक के सीएम का ऐलान हो सकता है। सिद्धरमैया होंगे कर्नाटक के सीएम। तो सिद्धरमैया का जो पलड़ा है वो भारी क्यों है? क्योंकि सिद्धरमैया की छवि एक साफ सुथरी रही है और एक
जन नेता के रूप में पहचान रही है। कुर्बा समुदाय से आते हैं, जो कर्नाटक में पूरी आबादी की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाति मानी जाती है। सिद्धरमैया खुद को पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर पेश करते हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता रहा है और पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इसीलिए सिद्धरमैया की जो पोजीशन है वो बेहद स्ट्रांग मानी जा रही है और सीएम पद के दावेदार के रूप में जो स्थिति है सिद्धरमैया की वो बेहद मजबूत है। एक साफ सुथरी छवि आला कमान से सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है, आज इस बात का ऐलान भी हो सकता है सिद्धरमैया होंगे कर्नाटक के सीएम, क्योंकि डीके शिवकुमार की जो छवि है वो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि सीएम की रेस में डीके शिवकुमार का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब ये नाम रेस में पीछे है। क्योंकि ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता रहा है डीके शिवकुमार में। सिद्धरमैया की स्थिति बेहद मजबूत, साफ सुथरी छवि और इसी के चलते आज इस बात का ऐलान किया जा सकता है, सीएम बनाया जा सकता है। बढ़ते आगे, दिल्ली में तेज गर्मी के साथ साथ लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस गर्मी में उनका घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। साथ ही बादल छाए हुए हैं, सुबह से धूल भरी आंधी चल रही है। लेकिन बात अगर गर्मी की राहत की करें तो गर्मी से फिलहाल निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और मौसम के बदलते हुए मिजाज को देखते हुए जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तेज गर्मी पड़ रही है, क्या कहेंगे? गर्मी तो काफी पड़ रही है, कई दिन से बुरा हाल हो रहा है और आज उम्मीद थी थोड़ी सी बारिश हुई थी बारिश की, तो फिर भी मौसम फिर धूप निकल ही आई। वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत परेशानी हो रही है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? आज सुबह ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है अभी जो बारिश आने वाली है, बादल भी हुए और तेज आंधी से भी चली, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फिर गर्मी बढ़ती जा रही है दोबारा। अब देखा कि मौसम जो है बिल्कुल साफ होगा और धूप निकल रही है। जो क्या समस्या का सामना करना पड़ता है गर्मी में? क्या गर्मी में बुरा हाल है, सुबह जो है पसीने आने लगते हैं और देखो बीमारी तो इसी से हो ही रही है, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं गर्मी की वजह से जो है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर क्या कहना है? गर्मी 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है गर्मी में बाहर निकलने की। मार्केटिंग में जो लोग जॉब करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी सहन करनी पड़ रही है। आज मौसम सुबह थोड़ा ठीक था, लेकिन लग रहा था जैसे बारिश होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बारिश हो पाएगी। जिस प्रकार गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, क्या कहेंगे? गर्मी बहुत पड़ रही है जी। अभी मौसम हुआ था ठंडा, आज मौसम हुआ था, बादल आए थे पर कोई फर्क नहीं, बादल चले गए और गर्मी बहुत पड़ रही है ज्यादा। अभी मौसम विभाग का कहना है बारिश में समय है। हाँ जी, बारिश में तो समय है पर बादल आ जाते हैं और उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, बारिश नहीं आ पाती है जो है। तो बारिश वो गर्मी बहुत हो रही है ज्यादा। जो दिल्ली में जिस प्रकार गर्मी पड़ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली में गर्मी से तो पब्लिक का बहुत बुरा हाल है। आज सुबह कुछ उम्मीद बनी थी कि बरसात आएगी, परंतु वही ढाक के 3 पात हवा चली और बादलों को उड़ा के ले गई। जैसे कल की तरह ही फिर वही मौसम हो गया है, वही थपेड़ेदार लू चल रही है। झुलसते हुए आदमी क्या कर सकता है, परेशान है। हम जैसे बुजुर्गों का तो बाहर घर से निकलना ही मुश्किल है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ बहुत बुरा हाल चल रहा है, लेकिन आज बारिश आनी थी, बारिश ने भी आज करिश्मा ऐसा बदल दिया, धूप निकल गई, वो गर्मी फिर दोबारा स्टार्ट हो गई है। क्या परेशानी होती है ज्यादा तेज गर्मी? लोगों का घर से निकलना भारी हो जाता है। हाँ जी, बहुत गर्मी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी अपना प्रकोप जारी किए हुए है। आज सुबह थोड़ा सा मौसम बदला था, धूल भरी आंधियां चली थी। बताया जा रहा है कि राजस्थान की जो धूल है वो आंधी के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में आ गई है। मौसम सुबह के टाइम वक्त की बात करें तो थोड़ा सा बदला हुआ था, चारों तरफ धूल की आंधी थी। हवा की गुणवत्ता की बात करें तो वो भी थोड़ी सी खराब है और विजिबिलिटी की बात करें तो वो भी सुबह के वक्त कम थी। लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय दिल्ली में अच्छी खासी फिर से धूप खिल गई है, फिर से गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून को मानसून केरल पहुंचेगा, जो कि 3 दिन लेट बताया जा रहा है। आने वाली दिनों में तय होगा
के बारिश आती है या इस मौसम में दिल्ली की जो गर्मी है वो दिल्ली वासी को झेलनी होगी। मैं परवेश शर्मा, के न्यूज़ इंडिया। खबरों में वापस लौटेंगे। इस बीच रुख कर लेते हैं ऋषिकेश का, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं गुरुद्वारे पे। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुले थे, 27 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और लगातार यात्रा चल रही है। 1 महीने का कालखंड आज से 4 दिन बाद यात्रा का पूरा हो जाएगा। इस बार क्योंकि हमको पहले से ही ये अंदाजा था कि यात्रा पिछले साल से भी बड़ी होगी। पिछले साल की यात्रा में पूरे यात्रा के सीजन में 50 लाख से भी अधिक लोगों ने रजिस्टर्ड रूप से और ऑफलाइन चारों धामों के दर्शन किए थे। पिछले साल भी बहुत बड़ी चुनौती थी, इस साल भी हमारे सामने चुनौती है कि यात्रा सबके सहयोग से सकुशल संपन्न हो और अब धीरे धीरे यात्रा अपने चरम पर आ गई है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि केदारनाथ जी में एक दिन में 1 मई के दिन 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। ये बड़ी चुनौती थी और जहां पिछले 1 महीने से लगातार बर्फबारी की हो रही, यात्रा कठिन है, पैदल जाना पड़ता है और बीच बीच में ग्लेशियर भी आ रहे हैं, बर्फबारी भी हो रही है, बरसात भी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी हमारे यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तगण हैं, उनका उत्साह किसी प्रकार से कम नहीं हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। मैं भी लगातार सबसे अनुरोध और अपील करता रहा हूं कि आप यात्रा तभी प्रारंभ करें, तभी यात्रा में जाएं जब मौसम के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त करें। उसके कारण से जहां उनको स्वयं को कई परेशानियों से वो बचा पाएंगे, वहीं अगर उत्तराखंड आने वाले एक भी तीर्थयात्री को, चाहे वो बद्रीनाथ जा रहा हो, चाहे केदारनाथ जी जा रहा हो, यमुनोत्री गंगोत्री जा रहा हो, या हेमकुंड साहब जा रहा हो, या हमारे यहाँ के किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी देवस्थान पर जा रहा है, अगर उसको थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो ऐसा लगता है कि परेशानी मुख्य सेवक होने के नाते मुझे हो रही है। इसलिए भाइयों बहनों, इस बार हमने 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए भी 50 हेल्थ एटीएम भी लगाए हैं। जगह जगह पर ये व्यवस्था की है, टेली मेडिसिन की भी व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थिति में हेमकुंड साहब की यात्रा भी बहुत कठिन यात्रा है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से आज इस गुरु घर से परम पूज्य गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष पूरे देशवासियों से, जो भी इस यात्रा में आते हैं, उन सबसे ये अनुरोध जरूर करना चाहता हूं कि अपने हेल्थ का परीक्षण ठीक प्रकार से कर लें। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य को थोड़ा ठीक कर लें, उसके बाद ही अपने चिकित्सक की सलाह से स्वास्थ्य का परीक्षण करवाने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। वैसे तो गुरु महाराज की कृपा होगी कि सब लोग अपनी यात्रा अच्छी प्रकार से करेंगे। और मैं आज, जैसा नरेंद्र सिंह बिंद्रा साहब ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से, सबकी तरफ से उनका अभिनंदन और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हेमकुंड साहब की बहुत कठिन यात्रा है, जिसके लिए कई दिन लग जाते हैं, वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकेगी। क्योंकि पिछले साल उन्होंने अपनी
केदारनाथ, बद्रीनाथ, माणागांव की यात्रा के दौरान हेमकुंड साहब जाने वाला जो रोपवे है, उस रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी कर दिया। जल्दी से जल्दी वहां पर रोपवे का काम प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले वर्षों में ये यात्रा हमारे जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वह भी यात्रा आसानी से कर पाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं कि जो बात किसी ने सोची नहीं थी, जो कोई सोचता भी नहीं था कि हेमकुंड साहब जाने के लिए एक दिन रोपवे बन जाएगा, एक दिन ये यात्रा जो कई दिनों की यात्रा होती है वो कुछ घंटों की यात्रा हो जाएगी, उसको उन्होंने साकार रूप से करने का काम किया है। इसी प्रकार से केदारनाथ भी जाने के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक के उस रोपवे का भी शिलान्यास हो गया है। दोनों शिलान्यास एक ही दिन हुए हैं और आने वाले समय में ये दोनों ही यात्रा हमारे लिए बहुत आसान होगी। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। ये रेल लाइन का काम पूरा हो जाने के बाद ये यात्रा हमारी रेल से भी की जा सकेगी। सड़क का काम, चार धाम सड़क काम इस प्रकार से हुआ है वो आप सबके सामने है। इसके अलावा आज अभी ये कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले मैं, गवर्नर साहब, हम लोग सभी लोग नीचे म्यूजियम देखने गए थे। हमने म्यूजियम देखा, क्या हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्रूरतम किस प्रकार से काटा गया, किस प्रकार से आरी से चीरा गया, किस तरह लट्ठे की तरह आरा मशीन के अंदर डाल दिया गया, किस तरह से जोरावर और फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह किस प्रकार से दीवारों में चुन दिया गया। ये क्रूरतम इतिहास हमको सिखाता है जो हमारे दशमेश गुरु ने कहा कि 1.25 लाख से खेल लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह ने नाम कहा हूं, चिड़ियों से मैं बात चुनाऊं। कि जब हमारे पास शक्ति होगी तो तभी धर्म की रक्षा होगी और उस धर्म की रक्षा का शिक्षा और हमारा मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। भाइयों बहनों, देश के इतिहास में तमाम सारी घटनाएं हुई, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन 1984 में जो सिखों के साथ कत्लेआम हुआ, उस कत्लेआम करने वाले लोगों को, उन गुनाहगारों को भी उनको सजा देने का काम किसी के कालखंड में हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ। भाइयों बहनों, करतारपुर कॉरिडोर बनाने की बात, उसके मार्ग को भी प्रशस्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ है। और जिन बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को छोटी सी आयु में दीवारों में चिन दिया गया, उनके नाम का वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है कि पूरा देश, पूरी दुनिया में हुआ। ऐसे अनेक काम, अगर मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर चाहे प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का मनाना, चाहे प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का मनाना, गुरु नानक जी का मनाना, ये इतिहास जो हमारे पीछे देश की आजादी के बाद कराया जाना चाहिए था, लोगों को बताया जाना चाहिए था, उसको भुलाने का काम किया गया है। और ये उन्होंने किया है जिन्होंने देश की आजादी के बाद सबसे लंबे कालखंड तक, 55 वर्षों तक, 60 वर्षों तक जिन्होंने देश के अंदर राज करने का काम किया है, जो सत्ता पर आसीन रहे हैं, उन्होंने देश के इतिहास में कभी इनको पढ़ाने का काम नहीं किया। भाई बहनों, ये सारा काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं आपातकाल देखा था और वो पंजाब में आपातकाल के समय में एक एक घर में रहकर उन्होंने उस आपातकाल को काटा था। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए आप सबका बहुत आभारी हूं कि हर वर्ष आप सब लोग यहाँ पर इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं, गुरु घर से प्रारंभ करते हैं और पूरे विश्व
को एक संदेश देने का काम करता है कि यात्रा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आदरणीय गवर्नर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी उपस्थिति हमारे श्रद्धेय चिदानंद महाराज यहाँ पर हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जगत के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को कहीं न कहीं। ऋषिकेश से आप उत्तराखंड के सीएम को सुन पा रहे थे, क्योंकि हेमकुंड से पहले जत्थे की रवानगी को लेकर कार्यक्रम आयोजित था और चारधाम यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए भी नजर आए, क्योंकि उन्होंने बेहतर काम किया, इस बात का जिक्र। और साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर कि अब प्रचंड रूप में ये यात्रा है, क्योंकि और बढ़ता जा रहा है। और इसी पहले जत्थे की रवानगी को लेकर इस कार्यक्रम में गुरुद्वारे शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी का बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे जिलानी। वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी का निधन हुआ, तो बेहद दुखद खबर। लंबे समय से बीमार चल रहे थे जफर याब जिलानी और अब अंतिम सांस ली। तो वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब का निधन, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे जिलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर भी काम किया, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और जफर याब जिलानी का निधन हो गया। लखनऊ से बड़ी खबर। बढ़ते आगे, कासगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक की पत्नी और बेटा घायल हुआ। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली के कासगंज से ये परिवार आ रहा था। ढोलना क्षेत्र के नगला खंगार के पास ये घटना हुई। तो एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। बेहद दर्दनाक हादसा। मृतक की पत्नी और बेटा घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, इलाज जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता दें, पारिवारिक विवाद में युवक को लगी गोली। लखनऊ ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ दिया। गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। थाना मिश्रित क्षेत्र के लोधपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। गंभीर हालत में फिलहाल लखनऊ रेफर किया गया है। थाना मिश्रित क्षेत्र के लोधपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से बड़ी खबर, पारिवारिक विवाद में युवक को गोली लगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।